नमस्ते दोस्तों। क्या आप दिमाग यानी हमारे ब्रेन के सीक्रेट्स को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी कि दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के बाद सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां वे विकार हैं जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं और लंबे समय तक, कम से कम 6 माह या उससे अधिक बनी रहती हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति की गतिशीलता, सीखने, व्यवहार और दैनिक जीवन पर पड़ता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये जो विकार है यानी डिसऑर्डर जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और क्रॉनिक का मतलब है ये लंबे समय तक, यानी कि कम से कम 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ तक। ठीक है। या उससे ज़्यादा तक बने रहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने फ़ोन में स्टोरेज फुल होने पर वो हैंग करने लगता है और स्लो हो जाता है। वैसे ही ये कंडीशन हमारे ब्रेन के कुछ फंक्शंस को स्लो कर देती है। इसका सीधा असर व्यक्ति के डेली रूटीन, सीखने की क्षमता और बिहेवियर पर पड़ता है। चलिए अब इन 6 प्रमुख स्थितियां, जो इसकी 6 प्रमुख स्थितियां हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है। और वो भी एकदम आसान एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेब्रल पैल्सी की यानी सीपी की। इसमें क्या होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में शुरुआत में ही क्या होता है, इसमें मस्तिष्क के विकास में प्रारंभिक क्षति के कारण गतिशीलता एवं मुद्रा संबंधी समस्याएं आती हैं। यानी कि इसमें ब्रेन के डेवलपमेंट में शुरुआत में ही डैमेज हो जाता है, जिससे बच्चे की मूवमेंट और पोस्चर पर असर पड़ता है और मसल्स अकड़ जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि किसी टीवी का रिमोट सेल फुल है, आप बटन भी जोर से दबा रहे हैं लेकिन सिग्नल टीवी तक देर से पहुंच रहा है। ठीक है। हॉलीवुड मूवी अगर आप सबने देखी होगी, माई लेफ्ट फुट के कैरेक्टर क्रिस्टी ब्राउन की तरह, जहां दिमाग बहुत तेज है पर शरीर कमांड लेट फॉलो करता है। दूसरा जो है मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी। ये दिमाग में मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण बार बार दौरे आना। ये दिमाग में असामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होता है, जिससे क्या होता है, बार बार दौरे आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सोचिए आपके घर में अचानक से वोल्टेज कम ज़्यादा होने लगे, लाइट झपकने लगे। बस हमारे दिमाग में भी ऐसे ही एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है कुछ सेकंड के लिए। इसके लक्षण जो हैं वो क्या हैं? दौरे आना, चेतना में परिवर्तन मतलब मेमोरी में चेंज हो जाती है, कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, ध्यान व याददाश्त की समस्या होती है इसमें। तीसरा जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एएसडी जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क के विकास से जुड़ी स्थिति जो सामाजिक संचार यानी कम्युनिकेशन और बिहेवियर को प्रभावित करती है। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चे को सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। इनकी रुचियां लिमिटेड होती हैं और ये एक ही काम को बार बार करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये दुनिया को अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी पर सुनते हैं, जैसे शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान में रिजवान खान का किरदार, या फिर बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा का किरदार देखा होगा आप सभी ने। वो बहुत स्मार्ट है लेकिन लोगों की बातें या मजाक समझने का उनका नजरिया जो है एकदम अलग है। तो इसके लक्षण की बात करें तो इसमें सामाजिक संपर्क में कठिनाई यानी कि सोशल कनेक्शन जो होता है उसमें कठिनाई होती है। इनका जो इंटरेस्ट होता है बहुत लिमिटेड होता है, बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, इनका बिहेवियर जो है रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। अब बात करते हैं एडीएचडी की। एडीएचडी जो है, इसमें ध्यान, आवेग नियंत्रण, अत्यधिक सक्रियता से जुड़ी न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति होती है। ध्यान की कमी, बहुत ज़्यादा उछल कूद इसमें होता है। मज़ेदार एलिमेंट इसमें क्या, अरे वो देखो वहाँ दीवार पर क्या है, ओ सॉरी, ये मैं क्या कर रहा था, हाँ एडीएचडी। एग्जाम्पल, ये वो बच्चे हैं जिनका दिमाग जो है फेरारी कार की तरह तेज दौड़ता है लेकिन उसमें ब्रेक साइकिल वाले लगे हैं। ये जानबूझकर शैतानी नहीं करते, बस खुद के इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें जो इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो धीरे धीरे इनके जो मसल्स होते हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं, चलने में कठिनाई होती है और बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे जैसे दिन बीतता है मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है ना, जैसे सुबह चार्ज करो शाम को कम हो जाती है, वैसे ही इनकी फिजिकल पावर वक्त के साथ प्रोग्रेसिव तरीके से कम होने लगती है। और फिर नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो असामान्य होते हैं। 21st वे क्रोमोसोम्स की अधिकता ज़्यादा हो के कारण होने वाली स्थिति होती है। अब इसको समझेंगे कैसे, ये एक क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी है। इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसमें जो 21वां क्रोमोसोम्स होता है एक एक्स्ट्रा आ जाता है। इससे बौद्धिक अक्षमता होती है, मतलब उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो इसमें जो लक्षण है वो क्या है, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट चेहरे की संरचना, सीखने में कठिनाई। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सोचिए आप कोई बढ़िया डिश बना रहे हैं और रेसिपी बुक में गलती से एक एक्स्ट्रा पेज आ जाए। डिश तो बनेगी, बहुत प्यारी भी बनेगी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी होता है। तो अब सवाल ये है कि इस स्थितियों को मैनेज कैसे किया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो रूल है वो क्या है, आईईपी है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रूल क्या है, आईईपी है। मतलब हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड एजुकेशन प्लान। इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम लगती है, जिसमें कौन कौन से लोग होते हैं, जिसमें होते हैं फिजियो शिक्षक होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, और उसके अलावा मूल्यांकन करने वाले होते हैं। एक टीचर के रूप में हमारी भूमिका क्या होती है, यानी शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो एक टीचर के रूप में आपका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको उनकी ज़रूरतों को समझना है, उन्हें मोटिवेट करना है, क्लास के बाकी नॉर्मल बच्चों में भी जागरूकता लानी है, ताकि हम एक समावेशी समाज बना सकें जहाँ सब साथ पढ़ें और साथ बढ़ें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं आप प्रैक्टिकली कितने तैयार हैं। तो तैयार हो जाइए। मान लीजिए आप एक स्पेशल एजुकेटर के इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। प्रिंसिपल आपसे ये 3 सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछते हैं। ध्यान से सुनिए, मुझे कमेंट्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है, सवाल ये है कि आपकी क्लास में एडीएचडी वाला एक बच्चा है जो पढ़ाते समय पूरी क्लास में गोल गोल दौड़ रहा है, बाकी बच्चों का ध्यान भटक रहा है, और आपको अपना लेसन भी पूरा करना है, और आप उसे शांत करने और क्लास को वापस फोकस में लाने के लिए आपका तुरंत एक्शन क्या होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। आपकी क्लास में एडीएचडी वाला एक बच्चा है जो पढ़ाते समय पूरी क्लास में गोल गोल दौड़ रहा है, बाकी बच्चों का ध्यान भटक रहा है, और आपको अपना लेसन भी पूरा करना है। आप उसे शांत करने और क्लास को वापस फोकस में लाने के लिए आपका तुरंत, मतलब इमीडिएट एक्शन क्या होगा। सवाल नंबर 2 जो है, आपके पास एक ऑटिस्टिक छात्र है जिसमें शोर शराबे से बहुत परेशानी होती है। इसमें कुल स्कूल में एनुअल फंक्शन का डीजे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। आपके पास एक ऑटिस्टिक छात्र है जिसे शोर शराबे में बहुत परेशानी होती है। कल स्कूल में एनुअल फंक्शन का डीजे और जश्न है। एक टीचर के रूप में आप उसे इस फंक्शन का हिस्सा कैसे बनाएंगे जिससे वो परेशान भी ना हो और अकेलापन भी महसूस ना करे। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, एक सेरेब्रल पैल्सी यानी सीपी वाले बच्चे का फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि बच्चे को क्लास में स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा रहना चाहिए, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं बच्चा हमें अनकंफर्टेबल दिखता है, उसे कुर्सी पर ही बैठने दें। आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, आप इन दोनों के बीच इस सिचुएशन को कैसे समझाएंगे। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे बता दीजिए, और देख लेते हैं हम भी इसका जवाब क्या है और आपको किस तरीके से इसका जवाब देना है। तो चलिए फिर से मैं सवाल नंबर 1 को दोहरा रही हूँ, उसी के साथ मैं जवाब भी आपको बताऊंगी, और आप इसका जवाब रिकॉर्ड करके ज़रूर सुनना किस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। जब भी आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप मिरर के सामने खड़े होके देखिए, अपनी वॉइस का सेल्फ असेसमेंट करिए कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 जो है, आपकी क्लास में एडीएचडी वाला एक बच्चा है जो पढ़ाते समय पूरी क्लास में गोल गोल दौड़ रहा है, बाकी बच्चों का ध्यान भटक रहा है, और आपको अपना लेसन भी पूरा करना है, और उसे शांत करने और क्लास को वापस फोकस में लाने के लिए आपको इमीडिएट एक्शन जो है वो आपका क्या होगा।
तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर या मैम, सबसे पहले मैं कामली उस बच्चे के पास जाऊंगी, उसे डांटने के बजाय जेंटल वर्बल क्यूज या शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दूंगी, जैसे कम लेट्स सिट टुगेदर, या उसे किसी स्मॉल क्लासरूम टास्क में इंगेज करने की कोशिश करूंगी। मैं उसे फ्रंट सीट या लो डिस्ट्रैक्शन एरिया में बिठाऊंगी ताकि उसका ध्यान वापस एक्टिविटी पर आ सके। साथ ही बाकी बच्चों को भी क्विकली रिफोकस करवाऊंगी ताकि क्लासरूम इन्वायरमेंट पॉजिटिव और कंट्रोल बना रहे। एज अ स्पेशल एजुकेटर मेरा फोकस पनिशमेंट पर नहीं बल्कि पॉजिटिव बिहेवियर पर और उसके सपोर्ट पर होगा और क्लासरूम मैनेजमेंट पर होगा। इस तरीके से आपको जवाब देना। अब दूसरा सवाल जो है, सवाल नंबर 2 है, आपके पास एक ऑटिस्टिक छात्र है जिसे शोर शराबे से बहुत परेशानी होती है। कल स्कूल में एनुअल फंक्शन का डीजे और जश्न है। एक टीचर के रूप में आप उसे इस फंक्शन का हिस्सा कैसे बनाएंगे जिससे वो परेशान भी ना हो और अकेलापन भी महसूस ना करे? अब आपको जवाब कैसे देना है? सर या मैम, सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट की सेंसरी नीड को ध्यान में रखूंगी। मैं उसे पहले से फंक्शन के बारे में प्रिपेयर करूंगी ताकि उसे अचानक चेंज फील ना हो, और फंक्शन के दौरान उसे क्राउड और लाउड डीजे साउंड में थोड़ा कंफर्टेबल डिस्टेंस पर बिठाऊंगी, और अगर ज़रूरत हो तो नॉइज कैंसलिंग और हेडफोन या क्वाइट कॉर्नर की व्यवस्था करूंगी। मैं उसे उसकी पसंद की किसी छोटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करूंगी, जैसे स्टेज डेकोरेशन, वेलकम कार्ड होल्डिंग या लिमिटेड पार्टिसिपेशन, ताकि वो इंक्लूड भी फील करे और ओवरवेल्म भी ना हो। एज अ टीचर मेरा उद्देश्य होगा कि बच्चा सेफ, कंफर्टेबल और सोशली कनेक्टेड फील करे। और तीसरा सवाल जो है, एक सीपी वाले बच्चे को का फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि बच्चे को क्लास में स्टैंडिंग फ्रेम में खड़े रहना चाहिए, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं बच्चा इसमें अनकंफर्टेबल दिखता है, उसे कुर्सी पर ही बैठने दें। आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, आप इन दोनों के बीच इस सिचुएशन को कैसे सुलझाएंगे? तो आपको जवाब कैसे देना है, ये देख लीजिए। आपको जवाब देना है कि सर या मैम, इस सिचुएशन में मेरा अप्रोच कोलैबोरेटिव और चाइल्ड सेंटर्ड होगा। सबसे पहले मैं फिजियोथेरेपिस्ट और पेरेंट्स दोनों की बात पेशेंसली सुनूंगी क्योंकि दोनों बच्चों के वेलफेयर के लिए कंसर्न है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट और से स्टैंडिंग फ्रेम के बेनिफिट समझूंगी, जैसे पोस्चर, मसल स्ट्रेंथ और मोबिलिटी इम्प्रूवमेंट। वहीं पेरेंट्स की कंसर्न, चाइल्ड कंफर्ट और इमोशनल वेलबींग को भी इक्वली इम्पोर्टेंट मानूंगी। उसके बाद हम मिलकर ग्रेजुअल अप्रोच अपना सकते हैं, जैसे शुरुआत में थोड़े समय के लिए स्टैंडिंग फ्रेम यूज़ करना और बच्चे के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना। रेगुलरी रेगुलर मॉनिटरिंग, फीडबैक और डिस्कशन के थ्रू हम ऐसा बैलेंस बनाएंगे जिससे चाइल्ड की थेरेपी नीड भी पूरी हो और वो कंफर्टेबल भी फील करे। एज अ स्पेशल एजुकेटर मेरा फोकस हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड और टीम वर्क पर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी फ्रेंड्स, टीचर, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे इम्पोर्टेंस इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर मिल सकें। और अगर आप KVS स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग स्ट्रेटजी और इंटरव्यू प्रिपरेशन से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, हम आपके लिए और भी बेहतर और हेल्पफुल कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।